नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोम चौधरी और सक्सेस प्लस करंट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश क्राइसिस 2024 के बारे में। आज 9 अगस्त 2024 की तारीख है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। अभी तक पिछले 2 महीने में जो कुछ घटित हुआ और जो तस्वीरें हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से हमारे सामने आ रही हैं, उस सिचुएशन के बारे में हम बात करेंगे। बांग्लादेश से कुछ इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें एक बड़ा सिविल अनरेस्ट हो रखा है। यहाँ पे एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हुआ था जो पहले पीसफुल था, लेकिन जब उनकी बातें नहीं सुनी गई तो वो प्रोटेस्ट हिंसक हो गया, वॉयलेंट हो गया। यहाँ पे बड़े स्तर पे आगजनी हुई, सिविल अनरेस्ट हुआ। फिर पुलिस ने जब इस आंदोलन को दबाने की कोशिश करी, कंट्रोल करने की कोशिश करी, तो पुलिस और सिविलियंस के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए, कई लोगों की जानें भी यहाँ पे गई हैं। फिर उसके बाद प्रोटेस्टर्स इतने अनकंट्रोल्ड हो गए कि उन्होंने अपनी प्रधानमंत्री शेख हसीना के आवास तक को कैप्चर कर लिया। शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और वो अपना देश छोड़ के भारत भाग के आ गई। अब वहां पे एक अंतरिम गवर्नमेंट बन गई। तो बेसिकली यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेजर इवेंट हुआ है बांग्लादेश के इतिहास में। ये एक हिस्टोरिक इवेंट है जिसमें बहुत कुछ घटित हुआ। इसकी पूरी कहानी का हम जायजा लेंगे, समझेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके कॉजेज क्या हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी डिमांड्स क्या हैं, आगे क्या स्थिति होने वाली है, करंट स्थिति क्या है, क्या सिचुएशन है। तो सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों, एक रेफरेंस आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। आपको पता है कि जब साल 1947 में भारत आजाद हुआ तो भारत एक नहीं बल्कि 2 हिस्सों में बट गया था, जिसे कहा जाता है भारत पाकिस्तान का पार्टीशन। इधर बन गया था वेस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान था, और ये बांग्लादेश उस समय नहीं था, ये ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, ये ईस्ट पाकिस्तान था। अब 1947 से लेके 1971 के बीच में ये वेस्ट पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस थे, यहाँ की मिलिट्री थी, उसने काफी बड़े स्तर पे ये जो बांग्ला वाला हिस्सा था या ईस्ट पाकिस्तान था, यहाँ पे एरिस्ट्रोसिटीज करी, यहाँ पे लोगों को शोषित किया और यहाँ पे उनके हकों को मारा। इसकी वजह से आगे चल के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ साल 1971 में, जिसमें भारत ने और भारत की मिलिट्री ने भी बांग्लादेश के लोगों की मदद करी और बांग्लादेश एक सेपरेट कंट्री के तौर पे स्थापित हुआ। तो साल 1971 से पहले बांग्लादेश नाम का कोई देश दुनिया के नक्शे पे नहीं था, ये बना 1971 में। अब इसकी बात हम करेंगे तो यहाँ पे जिन लोगों ने ये युद्ध लड़ा वो बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर थे ऑब्वियसली। तो ये रेफरेंस आपको काम आएगा, इसलिए मैं ये बातें बता रहा हूँ। वैसे मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है साल 1971 के युद्ध के बारे में, आप जानना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं। बांग्लादेश कैसे फॉर्म हुआ वो सब चीजें मैंने वहां पे बताई हैं। अब सबसे पहले आपको ये जानना है कि बांग्लादेश में जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी डिमांड्स क्या हैं, वो किन चीजों के खिलाफ अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश में जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो भारत के जैसा रिजर्वेशन सिस्टम नहीं है। यहाँ पे तो जाति के आधार पर रिजर्वेशन सिस्टम होता है या इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस जो है ईडब्ल्यूएस, उसके हिसाब से होता है। लेकिन बांग्लादेश में अलग तरीके का रिजर्वेशन सिस्टम है। यहाँ पे टोटल रिजर्वेशन का कोटा है 56%। 56% रिजर्वेशन कोटा में 30% है फ्रीडम फाइटर्स का। ये 30% फ्रीडम फाइटर्स का कोटा क्या है कि जिन्होंने साल 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में पार्टिसिपेट किया, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके बच्चों और उनके पोतों को, यानी चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन को, उन फ्रीडम फाइटर्स के 30% गवर्नमेंट जॉब्स में कोटा दिया जा रहा है, रिजर्वेशन दिया जा रहा है। ये ध्यान रखना है। इसी के खिलाफ हो रहा है ये प्रोटेस्ट। ये एक मेजर इशू है इस प्रोटेस्ट का और इस सिविल अनरेस्ट का। 10% कोटा मिलता है यहाँ पे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के जो बैकवर्ड लोग हैं उनको मिलता है। 10% मिलता है विमेन को, 5% मिलता है माइनॉरिटी को और 1% मिलता है फिजिकली चैलेंज लोगों को। और 44% जो कि बचा, जो कि जनरल कैटेगरी हो गई, वो बेस्ड ऑन मेरिट है। बेसिकली जो बांग्लादेश का आम नागरिक है जो किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं होता यहाँ पे इनमें, उसको इस 44% सीटों के लिए कंपीट करना पड़ेगा। तो 56% टोटल सीटों का जो है वो रिजर्व्ड है, वो उस कैटेगरी में बिलोंग करने वाले लोगों को ही मिलेगा। और उसमें भी 30%, जो कि बहुत बड़ा परसेंटेज है, बहुत बड़ा नंबर है, वो मिल रहा है किसको, जो 1971 की लड़ाई में लड़ने वाले लोग थे, उनके बच्चों को और उनके पोतों को। तो इस तरीके से चीजें पोते पोतियों को उनको मिल रहा है, उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस को मिल रहा है। तो ये जो चीज है इसके खिलाफ ये चल रहा है प्रोटेस्ट, क्योंकि बांग्लादेश में अब एक बहुत बड़ा हैवी अनएम्प्लॉयमेंट का दौर चल रहा है। और जैसे भारत में भी अनएम्प्लॉयमेंट है, उसी तरीके से बांग्लादेश में भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। और उसमें एक अगर रिजर्वेशन की ऐसी स्थिति होगी, सिर्फ 44% लोग ही मेरिट के बेस पे सिलेक्ट होंगे और बाकी रिजर्वेशन कोटे से होंगे, तो उसकी वजह से लोग जो है वो नाराज हैं। और नाराज होने की वजह से
यहाँ पे जो है काफी लंबे समय से इस स्कीम के ऊपर, इस रिजर्वेशन सिस्टम के ऊपर सवाल उठ रहे हैं और कई बार यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए हैं। करंटली ये प्रोटेस्ट इतने बड़े क्यों हो गए उसकी भी हम आगे बात करेंगे। तो ये सब चीजें चल रही हैं। इस रिजर्वेशन कोटा के खिलाफ देश में अलग अलग जगहों पे ये प्रोटेस्ट हो रहे थे और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये जो आवामी लीग पार्टी है, शेख हसीना की जो पार्टी है, जो कि रूलिंग पार्टी थी अभी तक, अब तो हो गई है, बेदखल हो चुकी है अब तो वहां पे बेसिकली। तो शेख हसीना की जो पार्टी है आवामी लीग, ये वो पार्टी है जो कि स्टैब्लिश करी थी मुजीबुर रहमान ने, जिन्होंने बांग्लादेश की फाउंडेशन रखी थी, जिन्होंने लीड किया था मुक्ति वाहिनी को साल 1971 के युद्ध में। तो ये आवामी लीग बेसिकली वो पार्टी है जो कि फ्रीडम फाइटर्स की ही पार्टी है बेसिकली। अब तो इसमें और भी लोग जुड़ गए। तो लोग जो है उनका ये आरोप है, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनका ये आरोप है कि ये जो कोटा है, ये 30% वाला जो कोटा है, ये आवामी लीग और इनके समर्थकों को ही सपोर्ट करता है। आवामी लीग के लोग ही इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। ये चीजें चल रही हैं। तो ऐसा प्रोटेस्ट पहले भी हुआ था। साल 2018 में एक मेजर प्रोटेस्ट हुआ था, जिसकी वजह से प्रेशर में आके जो बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, स्टूडेंट्स के मोबिलाइजेशन हुआ था, उसकी वजह से पीएम शेख हसीना ने इस कोटा सिस्टम को, जो क्लास ए और क्लास बी की जॉब्स हैं उसमें से हटा दिया था। क्लास ए और बी समझते हैं ना, जैसे भारत में यूपीएससी वैसे होता है, वैसे ही बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन बांग्लादेश में होता है, उसी तरीके से जैसे भारत में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। तो वो तो क्लास ए की जॉब हो गई। क्लास बी जैसे एसएससी वगैरह जैसी जॉब होती है, तो क्लास ए और क्लास बी जॉब्स में 2018 से ये कोटा हटा दिया गया था। लेकिन उसके बाद जो ये 30% कोटा वाले लोग हैं, ये जो फ्रीडम फाइटर्स के जो वंशज हैं, ये चले गए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में जाके इन्होंने एप्लीकेशन जारी की, दाखिल करी कि हमें हमारा हक क्यों नहीं मिल रहा। हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया, उन्होंने कितना जो है पाकिस्तान के खिलाफ एट्रोसिटीज का सामना करना पड़ा। तो ये सब चीजें जब उन्होंने हाई कोर्ट में कही, तो हाई कोर्ट ने उनके फेवर में जो है एक नोटिस जारी कर दिया, इशू कर दिया, और कह दिया कि 2018 की ये जो पीएम शेख हसीना की अबोलिशमेंट वाली बात है, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा और 30% आरक्षण जो है वो रहेगा, रिजर्वेशन रहेगा यूं कहती हूँ। और गवर्नमेंट का जो उस समय ये काम था शेख हसीना का, इसको हटा दिया गया। अब कई लोग तो ये कह रहे हैं कि शेख हसीना जो है वो भी यही चाहती थी कि ये अब हट जाए। उस टाइम पे लोगों को बरगलाने के लिए उन्होंने एक बार के लिए हटा दिया था, और अब कोर्ट में भी उनकी पार्टी यही चाहती थी कि कोर्ट उनके ही फेवर में फैसला दे, जो फ्रीडम फाइटर्स के जो चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, क्योंकि आवामी पार्टी के जो समर्थक हैं वो उसी बैकग्राउंड से ज्यादा आते हैं। तो जून 2024 की ये घटना है, बात है जब देश के एक हाई कोर्ट ने इस फैसले को इलीगल घोषित कर दिया, 2018 के उस फैसले को इलीगल घोषित कर दिया, जिसमें आरक्षण हटा लिया गया था ए और बी ग्रेड पोस्ट्स में। तो यहां से जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने वापस प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। देश में अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए, और उसके बाद जुलाई में बड़े स्तर पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज जो हैं उनमें वॉकआउट्स हुए। फैकल्टीज और स्टूडेंट्स ने जो नई पेंशन स्कीम जो थी उसमें भी इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ वो कुछ अलग तरीके से हुआ, जिसकी वजह से जिसमें मतलब पेंशन उन्हीं को मिलेगी, मतलब उस तरीके से किया गया कि पहले सैलरी में से डिडक्शन होगा और उसके बाद उसी को आगे चल के पेंशन के हिसाब से दे दिया जाएगा। तो कई ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से ये एक अनरेस्ट हो गया और लोग जो हैं वो अपनी सरकार से नाराज थे। लेकिन जिसमें सबसे बड़ा रीजन क्या था, ये 30% जो आरक्षण है, ये 30% जो रिजर्वेशन कोटा है फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए, वो। तो जब 5 जून को ये घटना हुई कि बांग्लादेश के एक हाई कोर्ट ने जो कोटा जो 30% है उसको ज्यों का त्यों रखने की बात कही, तो उसके बाद जो है लोग जो है वो नाराज हो गए। 6 जून को बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हुए, लेकिन यहाँ पे इनकी जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है उन्होंने कहा कि स्टूडेंट अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हाई कोर्ट का जो फैसला है उसी को स्वीकार किया जाएगा और ज्यादा चीजें उसमें चेंज नहीं की जाएंगी। 6 तारीख को तो जून को ईद थी, ईद की वजह से उस दिन प्रोटेस्ट थोड़े कम हुए, लेकिन 5 जून को बड़े स्तर पे प्रोटेस्ट हुए। उसके बाद 7 जून से 30 जून के बीच में बड़े स्तर पे देशव्यापी प्रोटेस्ट हुई, बड़े स्तर पे प्रोटेस्ट हुए, और पुलिस ने उन प्रोटेस्टर्स का दमन करने की भी कोशिश करी। बड़े स्तर पे क्लैशेस वगैरह भी हुए, और सरकार चाहती थी कि इन प्रोटेस्टर्स की बातों को ना सुना जाए। शेख हसीना ने मिसकैलकुलेट किया, इस सिचुएशन का जायजा सही तरीके से नहीं लिया। उनको लग रहा था कि हम इस सिचुएशन से आराम से निपट लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शेख हसीना ने यहाँ पे कुछ अजीब तरीके की बयानबाजी भी कर दी जो कि उनके खिलाफ गई। उन्होंने प्रोटेस्टर्स को यह कह दिया
प्रोटेस्टर्स के सामने ये कह दिया कि जो 1971 के फ्रीडम फाइटर्स थे उन्हीं को तो आरक्षण मिलेगा, फ्रीडम फाइटर्स को ही तो आरक्षण मिलेगा, यहाँ पे रजाकार को थोड़ी मिलेगा। अब ये रजाकार कौन है? प्रोटेस्टर्स को रजाकार बोल दिया उन्होंने। रजाकार वो लोग थे जो प्रो पाकिस्तानी थे साल 1971 के युद्ध में। जैसे मुक्ति वाहिनी थी उसी तरीके से रजाकार वाहिनी भी एक ग्रुप हुआ करता था, और वो जो रजाकार वाहिनी थी उनका बेसिकली ये था, उनका स्टांस प्रो पाकिस्तानी था। और प्रो पाकिस्तानी होने का मतलब ये है कि उन्होंने बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ जो हिंसा हुई उस हिंसा में पाकिस्तान की आर्मी का, मिलिट्री का साथ दिया, उस एट्रोसिटीज में उनका साथ दिया। तो कई लोगों को जब बांग्लादेश फॉर्म हुआ था 1971 में, उसके बाद उनके खिलाफ केस भी चले। बांग्लादेश में ही रहने वाले जो रजाकार थे, रजाकार वाहिनी के लोग थे, उनको ट्रेटर की तरह देखा जाता है, ट्रेटर बोला गया, ये सब चीजें हुई। तो इन प्रोटेस्टर्स को भी जब रजाकार बोला गया तो इसकी वजह से लोग जो है वो नाराज हो गए। ये प्रोटेस्टर्स बहुत ज्यादा नाराज हो गए कि उनकी प्रधानमंत्री उन्हीं के लोगों को देशद्रोही या रजाकार कैसे बोल सकती है, जिसकी वजह से 15 जुलाई को बड़े स्तर पे हिंसा हुई, जिसमें 300 से ज्यादा लोग जो है वो इंजर्ड हो गए। उसके बाद भी प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहा। 16 जुलाई को और ज्यादा वायलेंस हुई, 6 लोग यहाँ पे मारे गए। और प्रोटेस्ट फिर दोनों तरफ हो गया। एक वो लोग थे जो कि उस रिजर्वेशन कोटा के खिलाफ थे, मतलब एंटी गवर्नमेंट थे, और एक वो लोग थे जो कि प्रो गवर्नमेंट थे और उस रिजर्वेशन कोटा के समर्थन में थे। तो दोनों ग्रुप्स के बीच में यहाँ पे होने लग गई हिंसा, और वो हिंसा जो है उसकी वजह से स्थिति और ज्यादा गंभीर होती चली गई। बांग्लादेश छात्र लीग जो कि एक आर्म्ड विंग है आवामी लीग की, आवामी लीग मतलब ये जो रूलिंग पार्टी थी, शेख हसीना की पार्टी थी, इसकी आर्म्ड विंग है, उसने उन स्टूडेंट्स को टारगेट करना शुरू कर दिया जो बेसिकली प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। उनके ऊपर टीयर गैस, बुलेट, जो रबड़ बुलेट वगैरह हैं, उनका सहारा लेके, मतलब जो काम पुलिस कर रही है वैसा ही काम यहाँ पे आवामी लीग की स्टूडेंट लीग भी कर रही थी, बांग्लादेश छात्र लीग भी कर रही थी। तो ये चीजें होने की वजह से यहाँ पे लोग जो है वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए, और उनको लग रहा था कि हमारी सरकार हमारी ही बातों को नहीं सुन रही है और हमारे ही खिलाफ इस तरीके के हिंसात्मक कार्रवाई कर रही है। उसके बाद रैपिड एक्शन बटालियन को भी बुलाया गया। रैपिड एक्शन बटालियन जो है वो एक कंट्रोवर्शियल पैरामिलिट्री ग्रुप है बांग्लादेश का, जिसने कई बार बांग्लादेश में पॉलिटिकल किलिंग्स वगैरह कराई हैं और ऐसी चीजें करवाई हैं जिसमें बांग्लादेश के लोग जो हैं उससे नाराज रहते हैं। बांग्लादेश में कई ऐसी घटना चीजें हैं जो रैपिड एक्शन बटालियन के थ्रू करवाई जाती हैं। लोगों को देशद्रोही बोला गया, उनके खिलाफ हिंसात्मक कार्रवाई की गई। फिर एक वीडियो लीक हो गया जिसमें एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थे, अब्बू सईद नाम का एक स्टूडेंट था, उसको मार दिया गया था। और ये जो वीडियो है ये पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। उसमें कई प्रोटेस्टर्स जो हैं वो और ज्यादा इसकी वजह से गुस्सा हो गए, बड़े स्तर पे लोगों ने प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद तकरीबन 266 के आसपास लोग जो हैं वो अभी तक मारे जा चुके हैं इस प्रोटेस्ट में, और उसमें तकरीबन 32 तो बच्चे भी हैं। तो इतने लोग इसमें मारे गए। फिर 18 जुलाई को स्टूडेंट्स के इस प्रोटेस्ट को देखते हुए शेख हसीना और उसकी सरकार ने कहा कि हम बैठ के बात करते हैं। अभी तक तो बातचीत करने के लिए ही तैयार नहीं थी सरकार, लेकिन अब पीस कॉल कहा गया कि अब पीस के लिए हम बात करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि हम आपके साथ कोई पीस एग्रीमेंट नहीं करेंगे, किसी तरीके का समझौता नहीं करेंगे, आप तो रिजिग्नेशन दो। और शेख हसीना को डिक्टेटर करार किया कि डाउन विद द डिक्टेटर। बेसिकली इस तरीके की बातें कही गई कि हमको रजाकार बोलने वाली देश की प्रधानमंत्री जिसको चुना गया देश के लोगों के द्वारा, अब उसका समय खत्म हो गया है, वो डिक्टेटर बन चुकी है और उसको अब क्या करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा इस्तीफा। क्योंकि देश में जिस तरीके के हालात हो गए, जिस तरीके से वायलेंस हुई स्टूडेंट्स के खिलाफ, हालांकि स्टूडेंट्स ने भी यहाँ पे वायलेंस करी ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे उन्होंने शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करी। फिर 19 जुलाई को और बड़े स्तर पे हिंसा हुई, बहुत बड़ी हिंसा हुई। तो उसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया एंड शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया गया कि जो अगर कोई प्रोटेस्ट करता दिखेगा उसके देखते ही गोली मार दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी इस कर्फ्यू को स्टूडेंट्स ने नहीं माना। तकरीबन 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया, कई अपोजिशन मेंबर्स को भी यहाँ पे गिरफ्तार किया गया। तो ये 19 और 20 जुलाई को इस तरीके का घटनाक्रम चला। बेसिकली ये जो प्रोटेस्ट हैं ये इंटेंसिफाई ही हो रहे थे, ये कम नहीं हो रहे थे। चाहे कर्फ्यू लगा रही थी गवर्नमेंट, चाहे उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, चीजें सही नहीं हो रही थी, मैनेज नहीं की जा रही थी। अब वो जो बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था जिसमें ये कहा गया था कि 30% रिजर्वेशन जो है वो सुनिश्चित रहेगा फ्रीडम फाइटर्स के चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए,
तो वो जो है उसके लिए बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट में भी एक अपील दायर की गई, और उस अपील को सुनते हुए और देश के हालातों को देखते हुए बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है, जॉब कोटा में जो आरक्षण का परसेंटेज है उसे फिर से चेंज किया जाएगा, रीइंस्टेट किया जाएगा। बेसिकली ऐसे कह दिया कि 30% नहीं रखेंगे, 5% या 7% रख देंगे जो फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन और चिल्ड्रन है उनके लिए। लेकिन अभी जो है स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स वो बहुत ज्यादा एंग्री हो चुके थे, गुस्सा हो चुके थे, और वो अब इस बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनको ये वाला डिसीजन जो है वो भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। उन्होंने साफ कह दिया कि पूरा रिजर्वेशन जो है उसे अबोलिश किया जाए, ये 30% का 2% भी हम नहीं देना चाहते, पूरा ही जो फ्रीडम फाइटर्स के चिल्ड्रन को और ग्रैंड चिल्ड्रन को दिया जा रहा है उसे समाप्त किया जाए, उसे अबोलिश किया जाए। फिर 23 जुलाई को गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर रिलीज किया इसके बाद कि हम ये जो कोटा सिस्टम है इसको रिफॉर्म करेंगे, लेकिन प्रोटेस्टर्स ने सरकार की बातों को रिजेक्ट कर दिया, किसी भी तरीके की उनके साथ बातचीत के लिए मना कर दिया। उन्होंने कह दिया कि हमें इस सरकार के ऊपर भरोसा ही नहीं है, ये सरकार तो इस्तीफा दे, फ्रेश गवर्नमेंट बनेगी उसके साथ हम बातचीत करेंगे। ये सब चीजें हो रही थी। उसके बाद हजारों की संख्या में 4 अगस्त को जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, ढाका में अलग अलग जगहों पे कर रहे थे, और एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन चलाया जा रहा था ढाका में एक फाइनल प्रोटेस्ट के लिए कि हम 5 तारीख को एक फाइनल प्रोटेस्ट करेंगे, मतलब अंतिम प्रोटेस्ट होगा और उसमें हम सरकार को पूरी तरह से हटा देंगे। तो 5 अगस्त को यहाँ पे 6 और प्रोटेस्टर्स को मारा गया पुलिस फायरिंग में, लेकिन उसके बाद इतने ज्यादा प्रोटेस्टर्स थे, इतनी ज्यादा संख्या में थे कि पुलिस और आर्मी ने भी अब उनका विरोध करना छोड़ दिया और वो घुस गए सीधा प्रधानमंत्री आवास में। अब ये बात ऑब्वियसली पता चल चुकी थी शेख हसीना को, और उनको इन्फॉर्म कर दिया गया था कि आप इस्तीफा दे दो और आप अपना घर छोड़ के अब यहाँ से निकलो। तो उनको निकलने के लिए टाइम दे दिया गया था और वो वहां से निकल के, ढाका से निकल के भारत आ गई, न्यू दिल्ली आ गई, और उन्होंने एक तरीके का यहाँ पे एक क्या ले लिया, पॉलिटिकल असाइलम ही लिया एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, क्योंकि उनको अपनी जान का खतरा भी नजर आ रहा था। तो वो भारत में है अभी तो, और उनकी सरकार गिर चुकी है, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, और 15 साल का जो उनका पावर में, जो इतने समय से वो पावर में थी, वो टाइम खत्म हो गया। 4 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं शेख हसीना, मुजीबुर रहमान की बेटी हैं मुजीबुर रहमान, जिन्होंने बांग्लादेश की फाउंडेशन रखी, बांग्लादेश देश फाउंड किया गया एक तरीके से साल 1971 में। तो उस आंदोलन को, मुक्ति वाहिनी की उस सेना को भी जो है आवामी पार्टी के लीडर मुजीबुर रहमान ही लीड कर रहे थे, और मुजीबुर रहमान ही फाउंडर माने जाते हैं बांग्लादेश के। तो शेख मुजीबुर रहमान की जो बेटी हैं उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि उनको अपना देश छोड़ना पड़ रहा है। शेख मुजीबुर रहमान के खुद के स्टेचू के ऊपर भी लोगों ने हथौड़े चलाए हैं, और सिंबॉलिक ये इस तरीके का विरोध हुआ है, उन्होंने यहाँ पे हथौड़े और एक्सेस चलाई हैं ये दिखाने के लिए कि वो इस सरकार और इस अवामी पार्टी से कितने नाराज हैं, कितना नाखुश हैं। ये चीजें हुई। उसके बाद नेशनल एड्रेस करते हुए बांग्लादेश आर्मी के चीफ जनरल वॉकर और जमान ने ये कंफर्म किया कि शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया है, अब मिलिट्री जो है वो अंतरिम गवर्नमेंट बनाएगी, अंतरिम सरकार बनाएगी, उसके बाद इलेक्शन होंगे, और इलेक्शंस के बाद ये डिसीजन लिया जाएगा कि, मतलब इलेक्शंस के बाद तो ऑब्वियसली जनता ही डिसीजन ले लेगी कि वो किसको चुनना चाहती है, किसको अपना लीडर बनाना चाहती है, कौन सी पार्टी को जिताना चाहती है। प्रोटेस्टर्स को एड्रेस करते हुए बांग्लादेशी मिलिट्री फोर्स के इन जो क्या बोलते हैं आर्मी चीफ हैं जनरल वॉकर जमान ने ये कहा कि आपकी जितनी भी डिमांड्स हैं प्रोटेस्टर्स की, जो स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को हम फुलफिल करेंगे। हम चाहते हैं कि देश में शांति आए फिर से, और हमारी मदद कीजिए, वायलेंस से अलग, वायलेंस मत कीजिए, हम आपकी सारी मांगों को सुनिश्चित करेंगे। मिलिट्री अब किसी के ऊपर कोई फायर नहीं करेगी, ना पुलिस फायर करेगी, और मैंने सबको ये ऑर्डर दे दिए हैं, आप भी वायलेंस मत कीजिए, हम भी वायलेंस नहीं करेंगे। ये स्थिति को मैनेज करने की यहाँ पे कोशिश की गई। और उसके बाद ये स्थिति आती है, क्या स्थिति आती है कि एक अंतरिम गवर्नमेंट बनाई जाती है, और अंतरिम गवर्नमेंट के लीडर के तौर पे नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को जो है अंतरिम गवर्नमेंट का चीफ एडवाइजर बनाया जाता है। ये हैं नोबेल 2006 के पीस नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस। ये एक बेसिकली पॉलिटिशियन भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, सिविल सर्वेंट, सिविल सोसाइटी के लीडर भी हैं। इनको 2006 में नोबेल पीस पुरस्कार मिला था। इन्होंने ग्रामीण बैंक जो है उसको फाउंड किया था, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है बांग्लादेश में, जो कि माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करता है उन लोगों को जो बेसिकली बड़े बैंक से लोन नहीं ले पाते, बिना किसी के
मतलब किसी प्रॉपर्टी वगैरह को गिरवी रखे, इस तरीके से यहाँ पे लोन वगैरह मिलता है। तो ये जो है चीफ एडवाइजर बने हैं बांग्लादेश की अंतरिम गवर्नमेंट के, ठीक है। ये स्थिति अभी आई है। अब ये स्थिति आई है, आगे फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी से बैकग्राउंड को इस तरह से समझ लेते हैं कि ये जो आंदोलन हुआ, मैंने आपको बता दिया कि जून महीने में शुरू हुआ, उससे पहले भी इस स्थिति के ऊपर कई बार बातचीत हो चुकी है, इस रिजर्वेशन कोटा के ऊपर कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन इसके अलावा भी क्या कोई और रीजन था? तो रीजन ये है बेसिकली कि अगर हम बात करें कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना, इनके रूल के अंडर भी बांग्लादेश ने सिग्निफिकेंट ग्रोथ तो करी है, जीडीपी ग्रोथ देखने को मिलती है, लेकिन वो जीडीपी ग्रोथ जो है वो सब लोगों के हित में नहीं नजर आती है। आपको देखें, आप पिछले 1996 से लेकर 2021 तक का ये आप ग्राफ देख रहे हैं बांग्लादेश की जीडीपी का, तो आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली बांग्लादेश ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ हो रही है, लेकिन हर आदमी को उसका फायदा नहीं हो रहा। यहाँ पे एक तबका जो है वो फायदा उठा रहा है और कई लोग जो है वो कहते हैं ना, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। इस तरीके की स्थिति हो रखी है और हाई अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति हो रखी है। यहाँ पे काफी अनएम्प्लॉयमेंट दर बढ़ रही है, जैसे भारत में बढ़ रही है वैसे ही वहां पे भी बढ़ रही है। यहाँ पे लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज की स्थिति हो रखी है, हाई इन्फ्लेशन हो रखा है, जिसकी वजह से कई लोग जो है वो सरकार के कदमों से, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी से खुश नहीं है। ये चीजें हो रही हैं। उसके अलावा आवामी लीग जो है, जब ये चुन के आई 2008 में, जब इनकी जीत हुई, उसके बाद से माना जाता है कि इन्होंने देश की डेमोक्रेसी को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। जो लोग इनका विरोध करते हैं, किसी तरीके से इनको अपोज करते हैं, उनके खिलाफ ये सख्त कार्रवाई करते हैं, उनको डिटेंशन किया जाता है, उनको एंटी नेशनल करार कर दिया जाता है, उनके खिलाफ कई ऐसे एक्शंस लिए जाते हैं जो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हैं। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं और कई लोग जो सटायर करते हैं और सोशल मीडिया वगैरह पे पोस्ट वगैरह डालते हैं, उनको भी क्रिमिनलाइज किया जाता है, उनके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई करते हैं। ये मतलब एक तरीके से ये लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। इस अवामी लीग का इस तरीके का रुख रहा है पिछले कुछ 10-15 सालों से, या इस वजह से आप देख पाते हैं कि इन्होंने एक तरीके से डेमोक्रेसी को कमजोर किया है बांग्लादेश में। तो इस चीज का भी आरोप लगता है शेख हसीना पे, और शेख हसीना को एक तरीके से यहाँ पे कई लोग कहते हैं कि वो तो डिक्टेटर है। तो ये चीजें हुई। वैसे शेख हसीना को बांग्लादेश की आयरन लेडी कहा जाता है, 4 बार वो प्रधानमंत्री रही हैं, उन्होंने कई काम भी किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग जो हैं वो उनसे नाराज हैं। अब बात आती है कि ये जो 1971 का जो वॉर है, जो इतने समय पहले हो चुका है, 50 साल से ज्यादा का समय हो चुका है उसे, वो अभी भी पॉलिटिक्स में, बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में रिलेवेंट क्यों है? अब आप जानते हैं कि ये जो कहानी है इसकी शुरुआत पहले होती है। ये है आपका भारत, इंडिया, ब्रिटिश इंडिया आप कह सकते हैं। जब ब्रिटेन का भारत पे रूल था 1947 से पहले, उस समय ऐसी स्थिति थी जिसमें आज का भारत, इंडिया, पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश तीनों पूरे हैं, पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। इसमें आपको येलो कलर में नजर आ रहा है वो क्षेत्र है जो ब्रिटेन के द्वारा डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था, और पिंक कलर में ये वो क्षेत्र है जो कि प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। इनके ऊपर भी ब्रिटेन का कंट्रोल था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। उसके बाद क्या होता है, 1947 में तमाम तरीके की चीजें होती है, पार्टीशन प्लान बनता है कि मुस्लिम लीग ने डिमांड कर ली कि हमें अलग देश चाहिए मुस्लिम्स के लिए। तो उसके बाद एक व्यक्ति को बुलाया गया और उसने भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर बनाए, और ये जो व्यक्ति था, नाम भूल गया मैं, क्या नाम आ रहा है, ये कौन सी लाइन है, रेड क्लिफ नाम के एक व्यक्ति को बुलाया गया और उसको कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर लाइन बना के, और ये बॉर्डर लाइन आप ध्यान देखिए, यहाँ पे बंगाल को अलग करती है कि बंगाल का विभाजन हुआ है, इधर मेनली पंजाब का विभाजन हुआ है। इससे आगे तो आप देखते हैं कि ये जो क्षेत्र है, इससे आगे तो रेगिस्तान है ज्यादातर, तो ये इतना मैटर नहीं करता। लेकिन ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे रहती थी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, पंजाब वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत पॉपुलेशन रहती थी, और वो पंजाब और इधर बंगाल, तो पंजाब और बंगाल का मेनली पार्टीशन हुआ। और इस पार्टीशन की वजह से आपको पता है कि कितने बड़े स्तर पे माइग्रेशन हुआ, कितने लोगों को इधर से दूसरी जगह माइग्रेट करना पड़ा। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं और सिखों को भारत में भागना पड़ा, और जो नहीं भाग रहे थे उनके खिलाफ हिंसा हो रही थी। भारत में जो मुस्लिम रह रहे थे पंजाब वाले क्षेत्र में, वो पाकिस्तान की तरफ भागे। ऐसा ही बंगाल में हुआ कि भारत में रहने वाले जो मुस्लिम थे वो
बांग्लादेश में भागे या ईस्ट पाकिस्तान में भागे आप कह सकते हैं, और यहाँ पे रहने वाले हिंदू जो है वो कई भारत की तरफ भागे। कुछ लोग अपने घरों में रहे भी, लेकिन उनको भी कई एट्रोसिटीज का सामना करना पड़ा। ये मैप 1947 के अगस्त महीने का है, जब तक कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बना था। बेसिकली कैसे नहीं बना था, क्योंकि सितंबर महीने में कश्मीर ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ इंडिया था उसको साइन किया था। हैदराबाद ने भी बाद में किया था, जूनागढ़ ने भी। तो कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद ये उस समय तक पार्ट नहीं बने थे। तो उस समय का मैप है, देख रहे हैं। तो ये वो स्थिति थी कि पंजाब जो है उसका विभाजन हो गया, आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया, आधा भारत में रह गया। इधर जो बंगाल है वो आधा भारत में रह गया, जिसे आज आप वेस्ट बंगाल कहते हैं, और आधा जो है वो पाकिस्तान का पार्ट बन गया, जिसे आप ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं। और इसकी वजह से कई लोग मारे गए भी, कई हिंसात्मक कार्रवाइयां भी हुई। तो ये तो पार्टीशन की बात है। अब हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशन, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, और भारत और ये जो पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ 1947 का, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर है, उस पर भी बनाया है। इसको आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो वहां पे जाके आप वीडियो देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब 1947 के बाद भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो स्थिति ऐसी थी कि ये वाला जो हिस्सा है ये बना ईस्ट पाकिस्तान, ये वाला हिस्सा जो है ये बना वेस्ट पाकिस्तान, और बीच में था हमारा भारत। अब स्थिति ये होने की वजह से आगे चल के 1947 के बाद से, जब वेस्ट पाकिस्तान मेनली पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डोमिनेंस दिखाता था ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर, ईस्ट पाकिस्तान में ज्यादा रिसोर्सेज थे, ज्यादा मजबूत इकोनॉमी थी, उसके बावजूद भी ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत किसकी चलती थी, यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान की। तो बेसिकली कंट्रोल पूरा इसके पास था, वेस्ट पाकिस्तान के पास, और रिसोर्सेज इसके पास थे, सब कुछ यहाँ पे था, पॉपुलेशन भी वहां पे अच्छी खासी थी। तो ये सब चीजें चल रही थी। अब वेस्ट पाकिस्तान चाहता था, अब वेस्ट पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस थे ना, सारे बड़े पॉलिटिशियन, मोहम्मद अली जिन्ना, और उनकी मिलिट्री वहां से लीड करती थी, वहां से पॉलिटिकल सिनेरियो सारा चलता था। वो चाहती थी कि ईस्ट पाकिस्तान को भी कल्टीवेट किया जा सके एक सिंगुलर नेशनल आइडेंटिटी में। बेसिकली आप जानते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को बनाया गया था कि यहाँ पे ज्यादा जनसंख्या मुसलमानों की है, मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, वही क्षेत्र तो पाकिस्तान को मिला था। लेकिन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कल्चरल डिफरेंसेस थे, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस थे। इधर उर्दू मेन भाषा थी, इधर बांग्ला मेन भाषा थी। यहाँ पे मुस्लिम्स जो थे और यहाँ पे जो मुस्लिम्स थे, भले ही मुस्लिम थे लेकिन उनके कल्चर में बहुत डिफरेंस थे। ये लोग जो है वो बंगाली थे, इधर वाले अलग थे। तो दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस थे। और ये जो वेस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल हुकूमत थी वो अपनी आइडेंटिटी को, अपने कल्चर को, अपनी भाषा को थोपना चाहती थी ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर, जिसकी वजह से लोग नाराज थे और जो लोग उनका विरोध कर रहे थे उनके ऊपर अत्याचार होते थे। बंगाली लोगों को मार्जिनलाइज किया जा रहा था। इस तरीके की पॉलिसीज लेके आई जा रही थी कि ईस्ट पाकिस्तान को प्यूरिफाई किया जाएगा, किससे, हिंदू इन्फ्लुएंस से, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में हिंदू पॉपुलेशन भी ठीक ठाक थी। ये सब चीजें यहाँ पे चल रही थी, जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड बड़े स्तर पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए, जिन्होंने कईयों ने तो इंडिपेंडेंस की मांग उसी समय कर दी थी। तो ये 1950 के दशक में, 60 के दशक में चल रहा था। उसके बाद एक जेनोसाइड वॉर डिक्लेयर किया गया। पाकिस्तान की मिलिट्री ने बांग्लादेश में बड़े स्तर पे हिंसा करी, बहुत लोगों को मारा। माना जाता है तकरीबन 3 मिलियन लोगों को, 30 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया पाकिस्तान की मिलिट्री के द्वारा बांग्लादेश में, और एक तरीके का पर्ज किया गया। ये सब चीजें यहाँ पे चल रही थी, ये सफाया हो रहा था, जिसकी वजह से काफी सारे लोग जो हैं वो भाग के भारत की तरफ आने लग गए, रिफ्यूजी की तरह आने लग गए। तकरीबन 1 से 2 मिलियन लोग जो है वो भारत में आ रहे थे, और 1 करोड़ से ज्यादा जो आबादी है बांग्लादेश की वो डिस्प्लेस हो गई थी, एक जगह से दूसरी जगह उनको भागना पड़ रहा था। इस स्थिति को समझते हुए बाद में जो बांग्लादेश की आवामी लीग के लीडर थे मुजीबुर रहमान, उन्होंने अपनी मुक्ति वाहिनी बनवाई, जिसमें भारत सरकार ने उनकी मदद करी। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और भारत की सरकार और भारत की मिलिट्री ने बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी की मदद करी। और उनकी मदद किस चीज के लिए करी कि हम अब बांग्लादेश को एक सेपरेट कंट्री बनाएंगे। और वो एक युद्ध हुआ, और इस युद्ध में 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी फोर्सेस को सरेंडर करना पड़ा ढाका में, भारतीय मिलिट्री के सामने, मुक्ति वाहिनी के सामने, और उसके बाद बना बांग्लादेश नाम का एक नया देश। तो ये बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था 1971 का। इसमें जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया वो फ्रीडम फाइटर्स जो थे वो ज्यादातर आवामी लीग के मेंबर बने,
बड़े मेंबर लोग थे वो आवामी लीग के मेंबर बने, और वही आवामी लीग जो आगे चल के देश की मेन पॉलिटिकल पार्टी बनी, उसने देश को लंबे समय तक चलाया। शेख मुजीबुर रहमान जो है वो लीडर बने और देश के पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए। ये सब चीजें चल रही थी। तो अब ये जो शेख हसीना की पार्टी है, मुजीबुर रहमान की पार्टी है, वो वॉर क्रेडेंशियल लेना चाहती है और कई बार पॉलिटिक्स में अपनी पदों को और अपनी पावर को मजबूत दिखाने के लिए वो बार बार ये चीजें करते हैं कि हम तो फ्रीडम फाइटर थे, हमारे पूर्वजों ने ये किया है देश के लिए, हमें आज़ाद कराया है, हमें पाकिस्तान की जो एट्रोसिटीज हैं उनसे मुक्त करवाया है। बात ठीक है, लेकिन इस बात को बार बार कह के दूसरे लोगों का हक नहीं मारा जा सकता। ये बात कहते हैं जो अपोजिशन के लोग हैं या जो दूसरे लोग हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं आवामी लीग के, ये बार बार 1971 के उस युद्ध को लेजिटिमाइज करते हैं, युद्ध का मीन जो है उससे लेजिटिमाइज करते हैं अपनी पोजीशंस को, और उसकी थ्रू ही ये अपनी पॉलिटिक्स को मजबूत चमकाते हैं और रिजर्वेशन कोटा करते हैं और आम लोगों के हितों को मारने की कोशिश करते हैं। ये बातें यहाँ पे जो इनके अपोजिशन में लोग हैं वो कहते हैं, और उसकी वजह से आप देख ही पा रहे हैं कि अब स्थिति कितनी हो गई कि उनके मेन लीडर मुजीबुर रहमान, जिसकी इतनी रिस्पेक्ट है बांग्लादेश में, उनके स्टेचू के ऊपर भी चढ़ के लोगों ने हथौड़े चलाए हैं, एक्सिस चलाई हैं, जूतों की चप्पलें उनको पहनाई हैं। सोचिए ये स्थिति क्यों आई कि लोग उनके खिलाफ इतने हो गए। ठीक है, तो कुछ ऐसे एन सोशल एलिमेंट्स हो सकते हैं जो इस तरीके की चीजें करते हैं, लेकिन देशव्यापी इतना बड़ा आंदोलन हुआ है तो उसमें सरकार की कमियां रही और आज स्थिति ये आ गई है कि उनको अपने अलग लोगों को अपने लीडरशिप में परिवर्तन करना पड़ा। और आप देख रहे हैं कि अभी एक अंतरिम गवर्नमेंट बनाई गई है। तो अब अंतरिम गवर्नमेंट बनाई गई है तो उसके बाद एक सवाल ये भी आता है इंटरनेशनल कम्युनिटी के बीच में कि क्या मिलिट्री जो है अंतरिम गवर्नमेंट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगी? क्यों ऐसा सवाल इसलिए आया क्योंकि 1975 से 2011 के बीच में बांग्लादेश ने तकरीबन 29 मिलिट्री कूज का सामना किया है, मिलिट्री और काउंटर कूज, जिसमें मिलिट्री ने 2 बार तो डायरेक्ट मिलिट्री रूल भी स्थापित किया है 1977 से 81 के बीच में, 81 से 90 के बीच में। तो बांग्लादेश के इतिहास में मिलिट्री कू, मिलिट्री रूल जो है वो रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहे हैं कि क्या अभी जो अंतरिम गवर्नमेंट है उसकी मेन कमांड जो उसकी बागडोर है वो मिलिट्री के हाथ में रहेगी और मिलिट्री जो है वही जो है मेन कंट्रोल अपने पास रखेगी, जैसे पाकिस्तान में भी होता है, जैसे म्यांमार में हुआ, ऐसे ही क्या बांग्लादेश में भी होगा। स्टूडेंट्स लीडर्स की ये डिमांड थी अभी कि मिलिट्री का किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये बात सीधी सीधी क्लियर कर दी थी और उसके बदले में आर्मी चीफ जो जनरल वकारुज्जमान है उन्होंने भी ये वादा किया था कि प्रोटेस्टर्स की डिमांड को माना जाएगा और मिलिट्री जो है वो हस्तक्षेप नहीं करेगी राजनीति में। एक बार के लिए अंतरिम गवर्नमेंट बनाएगी और अंतरिम गवर्नमेंट कुछ समय के लिए चलेगी और उसके बाद जो है इलेक्शन करवाए जाएंगे जब सही स्थिति आएगी। अब वो सही स्थिति कब आएगी, इलेक्शन कब कराए जाएंगे, वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी अंतरिम गवर्नमेंट तो बना चुके हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस को जब चीफ एडवाइजर का पद दिया गया, जो कि एक मानी हुई पर्सनैलिटी है, नोबेल पुरस्कार विजेता भी है और देश के लोगों के लिए काफी काम भी किया है, तो उन्होंने इस पद को स्वीकार कर लिया। और बांग्लादेश की जो नेशनलिस्ट पार्टी है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है बीएनपी और जमात ए इस्लामी, ये जो और 2 प्रमुख पार्टियां हैं, जो आपकी शेख हसीना की पार्टी है, उसके अलावा जो ये 2 इंपॉर्टेंट पार्टियां हैं उसके भी कुछ पॉलिटिशियंस को कुछ इंपॉर्टेंट पद दिए गए हैं अंतरिम गवर्नमेंट में। और उसके बाद अब पॉलिटिकल ट्रांजिशन होगा। अब पॉलिटिकल ट्रांजिशन कैसा रहेगा ये चैलेंजिंग है, वोलेटाइल है। ऑब्वियसली कई जगहों पे अभी भी वायलेंस हो रही है, लूट खसोट की खबरें आ रही हैं, वायलेंस की खबरें आ रही हैं, कई ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जो माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी है उनके खिलाफ भी कई जगह पे वायलेंस हुई है। अब इन चीज़ों को कई जगह बढ़ा चढ़ा के भी बताया जाएगा, लेकिन उस चीज़ की वजह से धार्मिक जो आप कह सकते हैं सौहार्द है वो खत्म नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पे हुई हैं कि जिन लोगों ने हिंदू साइट्स को या माइनॉरिटीज़ की जो साइट्स हैं, वर्शिप साइट्स हैं, मंदिर हैं या कोई दूसरे सीरियंस हैं, उनको टारगेट किया है। तो जनरल पब्लिक और कई स्टूडेंट्स ने प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ कदम उठाए हैं। कई लोग सामने आए हैं कि उन्होंने कोशिश करी कि माइनॉरिटीज़ को टारगेट नहीं किया जाए, लेकिन जमात इस्लामी, इस्लामिक जमात इस्लामी और बांग्लादेश छात्र लीग के ऊपर कई आरोप लगे हैं कि उन्होंने कई जगहों पे वायलेंस करी है और उन्होंने वायलेंस जानबूझ के करी है। इस प्रोटेस्ट को
डीलेजिटिमाइज करने के लिए इस तरीके के प्रोटेस्ट किए गए हैं, मूवमेंट को कमजोर करने के लिए किए गए हैं। तो यहाँ पे माइनॉरिटी को भी कई जगहों पे टारगेट किया गया है, कई जगह रूमर वगैरह भी है, डिसइंफॉर्मेशन भी है कैंपेन को लेकर। तो ये सिचुएशन कब नॉर्मल होगी ये देखने वाली बात है, और आने वाले समय में क्या होगा इसके लिए दुनिया भर के देश जो हैं वो बांग्लादेश की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश अब एक काफ़ी बड़ा देश है और सब हमारे आसपास की स्थिति, हमारा तो पड़ोसी देश है, तो हमारे लिए भी ये एक इंटरनेशनली एक ऐसा इशू है कि हमें उसके साथ रिलेशंस बनाने हैं, नई सरकार के साथ बनाने हैं। भारत ने उनकी प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री हो चुकी है अब तो, शेख हसीना, उनको जगह दी है, दिल्ली में वो आकर रही हैं। अब वो कब तक यहाँ पे रहेंगी, उसके बाद क्या होगा, उनको वापस बुलाया जाएगा या किसी तरीके का पनिशमेंट होगा या पॉलिटिकल असाइलम लेंगी भारत या किसी दूसरे देश से, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी बांग्लादेश की तरफ नजर गड़ा के बैठी है कि इस सिचुएशन के बाद आने वाले समय में क्या होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा। तो अभी तक 9 अगस्त तक ये घटनाक्रम हुआ है बांग्लादेश में। पूरी सिचुएशन क्या हुई है कि पहले प्रोटेस्ट हुआ रिजर्वेशन को लेके, स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, फिर वो वायलेंट प्रोटेस्ट हो गया, सरकार ने बात सुनी नहीं तो सरकार को झुका दिया गया और प्रधानमंत्री को भागना पड़ा देश छोड़ के, और उसके बाद मिलिट्री ने जो है एक बार के लिए कंट्रोल हासिल किया और उसके बाद अंतरिम गवर्नमेंट बना दी गई। अब अंतरिम गवर्नमेंट कितने समय के लिए चलेगी और फिर उसके बाद इलेक्शंस कब होंगे, ये बात आने वाले समय में हमें पता चल जाएगी। होपफुली आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी के ऐप को भी डाउनलोड कीजिएगा। आप अगर इससे रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, बांग्लादेश की कंप्लीट हिस्ट्री के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, जल्दी ही लेके आऊंगा आपके सामने। साथ ही 1971 के युद्ध के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, और जो भारत का बंटवारा हुआ उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एप्लीकेशन पे आपको इस तरीके के और वीडियोस भी मिल जाएंगे, उनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी के प्रीमियम कोर्सेज को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। चैट के माध्यम से मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम भी और एप्लीकेशन के माध्यम से सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, यहाँ पे आपको पेजेस मिल जाएंगे सक्सेस प्लस एकेडमी के। और आपने वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।